सो ये गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 23 जनवरी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है और वहाँ पर मैं इन सारे सेशंस की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको ये सेशन की पीडीएफ और पुराने सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मेरे चैनल के आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो आज के जो न्यूज़पेपर में से मैंने 6 टॉपिक्स को उठाया है जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आप अगर इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इसको लिखने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, दूसरी से मेरे को एक बताने था कि हम जो ना रोज़ इतना सारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमें लगता है कि यार इतना सारा हमें याद करना होगा, है ना। हर दिन का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना याद बहुत हार्ड होता है, लेकिन हमें एक्चुअली कोई भी जनरल फाइनेंस को या जनरल नॉलेज को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसे रिपीट करना पड़ता है ना। बार बार उस चीज़ को देखते रहना होता है। तो अगर हम इसको याद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बस न्यूज़ को समझते हुए चलना है और कुछ नहीं। अगर हम न्यूज़ को समझ जाएंगे तो अपने आप ही हमारा एक मैप क्रिएट हो जाएगा दिमाग के अंदर, जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे और रिपीटेशन से और चीज़ें रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक न्यूज़ का वाई जान लो ना तो आसान हो जाता है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है हमारी मेमोरी में, है ना। तो वो स्टोरी के थ्रू चीज़ें याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप इन सेशन को जो है ना वो एक ऐसे इसमें वाई जानने का कोशिश किया करो, जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और थोड़ा रिपीटेटिव नेचर रखो कि हर दिन थोड़ा देखना है ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे करके इसको देखते रहोगे रोज़ और रोज़ समझते रहोगे तो मुझे लगता है कि अ, एक अच्छी डायमेंशन आपकी ओपन हो जाएगी और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप से समझ आने लगेंगी। मे बी आप खुद से पढ़ पाओ, है ना, फिर ज़रूरत भी ना पड़े। तो अभी ये 7 कंटेंट मतलब 7 टॉपिक्स हैं, तो हम पहले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ इतनी हैवी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल न्यूज़ है। जैसे कि जो हमारी डीएलआई इनिशिएटिव है, ये डीएलआई 2.2, ये अभी गवर्नमेंट जो है ना सोच रही है कि हम जो है ना ग्रांट बेस्ड मॉडल से इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, जो हमारी डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो पहले 1.0 वाली थी, उसमें वो जो स्कीम थी ना वो टोटल ग्रांट बेस्ड थी। ठीक है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना वो ऐसी कंपनी को सीधे ग्रांट दे देती थी, पैसा दे देती थी अगर वो कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ डिज़ाइन कर लिया है, मान लो कोई आईपी क्रिएट कर ली है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली है, कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा उनको ग्रांट देती थी। तो अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम ग्रांट मॉडल से इन्वेस्टमेंट मॉडल पे चलते हैं। तो मैं बताऊंगा कि वो इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है। तो इंस्टीड ऑफ गिविंग नॉन पेएबल रिम्बर्समेंट, ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अभी क्या है, अगर ग्रांट दिया, गिफ्ट दिया, एक तरीके से डोनेशन दिया, तो उस पर कोई रिम्बर्समेंट नहीं है। ठीक है, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, नॉन पेएबल है। लेकिन अगर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कैसे, इक्विटी के थ्रू। ठीक है, मतलब उस कंपनी की इक्विटी खरीद ली या डेप्ट दिया उस कंपनी को, तो आपको रिटर्न मिल सकता है अगर वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, है ना। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर सेम सेम सोच है कि वो भी पैसा कमाना चाहती है। और वो जो आईपी इंडियन मनी से या इंडियन टैक्स मनी से क्रिएट हुई है, वो बाहर ना जाए इंडिया के, मतलब जो इंडिया में डिज़ाइन हो वो इंडिया में ही रहे और इंडिया उसको होल्ड करके रखे, अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के रखे, उस पर जो है कंट्रोल गवर्नमेंट का रहे इन एक्सचेंज ऑफ फंडिंग। तो अब ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की, तो इसलिए डीएलआई 1.0 से प्रपोजल है कि डीएलआई 2.0 पे जाना चाहिए हमें। तो द एम टू इंश्योर टैक्स पेयर मनी जो है वो यील्ड कर पाए एक टेंजेबल स्ट्रेटेजिक एसेट। ठीक है, एक एसेट क्रिएट हो, ठीक है, सिर्फ ग्रांट ना मिले और कंपनीज को, और हाँ इंडिया का भी फायदा हो, गवर्नमेंट का भी फायदा हो उस चीज़ में। गवर्नमेंट होल्ड अ स्टेक इन द सक्सेस ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप, अगर किसी कंपनी ने वो अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है तो उसमें वो अच्छा स्टेक होल्ड कर पाए गवर्नमेंट भी, है ना। और कंपनी की सक्सेस तो उसकी गवर्नमेंट की भी सक्सेस होगी, और हमारा जो आईपी है वो भी इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, तो हम न्यूज़ पे चलते हैं। मैंने कंपैरिजन बताया कि DLI 1 और DLI 2.0 का क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जो DLI 1 थी वो टोटली ग्रांट बेस्ड थी, रिइम्बर्समेंट वहाँ पर नहीं होता था। तो एसेंशियली एक फ्री मनी था जो प्रोवाइड करता था सपोर्ट। किसी कंपनी को कॉस्टिंग होती है ना, किसी कंपनी को अपनी मेन ब्रांच बनाने के लिए कॉस्ट लगती है, तो उसमें हेल्प करता था। इसमें कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जो 2.0 है वहाँ पर इक्विटी और डेप्ट लिंक्ड मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, सोचा है, ऐसा प्रपोज है।
तो फंडिंग लिंक जो है करी जाएगी इक्विटी की स्टेक के साथ, मतलब गवर्नमेंट जो है आपको अगर 10 करोड़ रुपए दे रही है या 10 करोड़ रुपए बोल देते हैं, 10 करोड़ रुपए दे रही है तो उसके बदले उस कंपनी में स्टेक लेगी, ठीक है, शेयर ले लेगी वो उसके पर्टिकुलर इक्वलेंट शेयर ले लेगी, ठीक है। या आपको ये 10 करोड़ रुपए जो दे रही है ये डेप्ट की फॉर्म में देगी जहाँ पर वो कुछ परसेंट आपसे रिटर्न लेगी, ठीक है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। या वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेगी। मैं थोड़ा आगे जाके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में बताऊंगा कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इसमें क्या एक्सपेक्ट करेगी, एक रिटर्न एक्सपेक्ट करेगी और ऑनरशिप एक्सपेक्ट करेगी। टारगेट ऑडियंस क्या थी, और जो पहली जो थी ना DLI 1.0, वहाँ पर जो है ना स्टार्टअप और MSME जो छोटे प्लेयर्स थे, स्मॉल प्लेयर्स थे, उनके लिए हेल्पफुल थी। फोकस्ड ऑन नर्चरिंग स्मॉल अर्ली स्टेज प्लेयर्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, थोड़े ब्रॉडर स्कोप के साथ आई है जहाँ पर लार्जर कंपनीज को और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हाउस को एंकरेज किया जाएगा कि वो फुल सेट बनाएं, ठीक है, सिर्फ पार्ट ना बनाएं, पूरी की पूरी चिप डिज़ाइन करें और उससे कंपोनेंट्स कुछ क्रिएट करें, है ना, मतलब सीधा स्मॉल पार्ट्स क्रिएट ना करके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखा कि पूरा पूरा मटेरियली क्रिएट करें हम, ठीक है। ऐसा पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के पास कोई भी IP ओनरशिप नहीं होती थी DLI 1 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा IP पे, क्योंकि गवर्नमेंट उस कंपनी के अंदर स्टेक ले लेगी, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता था, ये जो कंपनियाँ होती थी अगर ये कुछ अच्छे डिज़ाइन कर लेती थी, सक्सेसफुल हो जाती थी ना, तो ये जो है ना अपनी खुद की IP का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे अधिकार इनका है ना। जैसे कि कोई डिज़ाइन हो गया, है ना, कोई चिप डिज़ाइन हो गया भाई, एप्पल के जो M1 M2 सीरीज़ है, M1 M2 M3 जो चिप्स हैं वो एप्पल की अथॉरिटी है, उसकी खुद की IP है वो, है ना। ऐसे ही अगर ये कंपनी खुद की कुछ IP बनाएंगी, ये क्या करती थी, बाहर भेज देती थी। तो पैसा किसने दिया, इंडिया ने, ये बनाने के लिए हेल्प किया इंडिया ने, लेकिन बेच किसको दिया, बाहर बेच दिया। तो इंडिया को कुछ नहीं मिला ना, इंडिया को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, और इंडिया की जो प्रॉपर्टी थी वो बाहर लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने ये डिफेंस में यूज़ करी पर्टिकुलर चिप, और ये बाहर भी लोगों के पास है, तो हमारा एक इंटरनल सोर्स है उन लोगों के पास भी, है ना। तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें क्या, गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखेगी IP को। फोकस एरिया क्या है, पहले क्या है, सिर्फ कंपोनेंट लेवल पे काम होता था, ऑफन सपोर्ट है इंडिविजुअल स्मॉल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर पूरा मॉड्यूलर बेस पे होगा, पूरा मॉडल क्रिएट होगा, सिस्टम लेवल डिजाइनिंग होगी और एक क्लियर पाथ मिलेगा टू द मार्केट अडॉप्शन, ठीक है। तो एक डिफरेंस है दोनों में, प्रपोज क्या किया है, पहले क्या था। अरे ये जो चेंज है, की ड्राइवर्स हैं इस चेंज के लिए, वो कौन से हैं, एक तो है अकाउंटेबिलिटी और स्किन इन द गेम। भैया अब गवर्नमेंट खुद का पैसा डाल रही है और स्टेक ले रही है, तो अब गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है और कंपनी भी अकाउंटेबल है। तो इफ़ अ गवर्नमेंट होल्ड अ इक्विटी और शेयर और डेप्ट, तो कंपनी ऑब्लाइज्ड है टू परफॉर्म वेल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम परफॉर्म करो ना करो तुम्हारी में है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के शेयर है उसमें, तो द गवर्नमेंट शेयर इन द फाइनेंशियल अपसाइड इफ द कंपनी सक्सीड। और कंपनी फेल करती है तो गवर्नमेंट के शेयर डूबेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा डूबेगा, हमारा पैसा डूबेगा डायरेक्टली, टैक्स पेयर का मनी, है ना। तो अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और स्किन इन द गेम वाला जो रूल है वो अप्लीकेबल है इस वाली DLI 2.0 में। और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है ओवर द IP, ठीक है। तो एक मेजर कंसर्न रहता है पब्लिक फंडिंग का, इज दैट द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इसको बोलते हैं IP, वो जो ना फॉरेन एंटिटीज़ को सोल्ड कर दी जाती है, ठीक है। अभी जब ये गवर्नमेंट स्टेक ले लेगी तो इससे क्या है, स्ट्रेटेजिक चिप डिज़ाइन जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर डेवलप हुई है विद द हेल्प ऑफ इंडियन टैक्स मनी, वो सिर्फ इंडियन के कंट्रोल में होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो बाय टेकिंग एन ऑनरशिप स्टेक, गवर्नमेंट जो है इनका भागने का, जो भाग जाते हैं ना, क्रिटिकल लेके भाग जाते हैं, वो रोकेगी, वो प्रिवेंट करेगी, एंड इंश्योर दैट इट सर्व्स इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। डिफेंस में और टेलीकम्युनिकेशन में अगर हमने कोई चिप बनाई, वही सेम चीज़, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है ये चीज़, है ना, इसलिए ऐसा चाहती है। कॉमर्शियल वायबिलिटी एंड इम्पैक्ट, तो अभी क्या है, हम पूरा मॉड्यूलर बेस बनाना चाहते हैं, स्मॉल कंपोनेंट नहीं बनाना चाहते, और DLI 1 जो है उसको सपोर्ट करती थी, स्मॉल को, है ना, स्मॉल कंपोनेंट बनाओ और मज़े करो। पर यहाँ पर हम जो है ना एक लार्जर रेफरेंस चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे क्या इस इंडस्ट्री के अंदर एक एक्चुअल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा, हम प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है भाई, अब जो है गवर्नमेंट ने टाइटर कर दिया स्क्रूटनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर कंपनी DLI 2.0 के लिए अप्लाई करती है, तो उनको जो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर ड्यू डिलिजेंस करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको हर एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, अपनी बैलेंस शीट शो करनी पड़ेगी, सब कुछ, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ शो करना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्टर ड्यू डिलिजेंस है इस बार, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एक इन्वेस्टर की तरह वर्क करने वाला है इधर, तो इट विल लुक फॉर अ वायबल बिजनेस मॉडल, और
भाई बिजनेस मॉडल देखेगा ना कि भाई ये कंपनी क्या फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं कमा पाएगी, तो ये भी देखेगा इस बार इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। एक्सेस टू द लार्जर कैपिटल, द ऑफिशियल मेंशन इन द गवर्नमेंट ओपन द, तो क्योंकि अब ये इन्वेस्टर की तरफ वर्क करने वाली है, तो भाई अभी गवर्नमेंट अपना मोटा पैसा लगाएगी इधर, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत हाई हाई कॉम्प्लेक्स होगा या बहुत ज़्यादा वैल्यू को डिमांड करता है, बहुत मनी को डिमांड करता है, तो गवर्नमेंट अपना पर्स को खोलेगी और देगी पैसा इनको, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर है भाई, स्टेक मिल रहा है। यहाँ पर ये मैं आपको बताने वाला था, ये जो ना कंपनी में सी स्ट्रक्चर्स लाइक, अभी गवर्नमेंट जो ना डिमांड कर सकती है CCDs की, तो कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की डेप्ट ही होते हैं, या बोल लो बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैं डेप्ट से ही बोलता हूँ, डेप्ट होते हैं जो जब इनिशियली दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, तो डेप्ट की फॉर्म में इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो बायर है ना इसका, उसके पास, अब ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाली अलग चीज़ होती है, भाई कॉल वाले हैं पुट वाले हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि बायर के पास पावर है, तो बायर के पास ये पावर होती है कि वो उस इक्विटी को, वो इस डेप्ट को इक्विवेलेंट कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट करा सके, ठीक है। शेयर ले ले उसके, भाई मैंने मान लो 10,000 डॉलर का डेप्ट दिया गवर्नमेंट ने इनको, ठीक है, कंपनी को 3 साल के लिए। 3 साल बाद जो है ना इनको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलने के बाद मान लो कुछ भी हो गया, मान लो 13,000 डॉलर हो गए, तो अभी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो 13,000 रुपये वापस ले ले, ठीक है, पूरे के पूरे, फॉर एग्जाम्पल, या इसकी इक्विवेलेंट इक्विटी खरीद ले, तो इक्विटी खरीद ले। तो यही होते हैं कंपलसरी, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी लेंगे, ठीक है, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इनको लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट करा सके, डेप्ट को अपने इक्विटी में कर सकें, तो गवर्नमेंट इससे क्या है, कंपनी के अंदर इक्विटी खरीद ले सकती है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है भाई, अप्रूवल मिल चुका है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है इस स्कीम को, बट जो फाइनल अप्रूवल है अभी पेंडिंग है। इसमें कैसा अप्रूवल पेंडिंग है, इसमें फाइनेंशियल मॉडल, भाई जो पैसा गवर्नमेंट पैसा लाएगी, कितना बजट आउटले है, ठीक है, कौन इसको मैनेज करेगा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये भी पता नहीं है। तो इक्विटी और डेप्ट मिक्सचर कितना होगा, 70-30 होगा, है ना, कितना होगा वो भी पता नहीं है, ठीक है। इज अंडर डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। टाइमलाइन क्या है, फॉर्मल कैबिनेट जो है ना इसको सून अप्रूव कर देगा, और ये डिपेंड करता है कि यूनियन बजट हमारा क्या उसकी शेड्यूलिंग क्या है, और पॉलिटिकल कैलेंडर क्या बोलता है, ठीक है। तो यही था स्कीम के बारे में इस वाली DLI 2.0। अब है RBI ने लिक्विडिटी स्ट्रेटजी अहेड ऑफ फेब। अभी देखो 4 से 6 फेब में जो है ना हमारी MPC आने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठने वाली है, ठीक है। तो अभी RBI को जो है ना कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब RBI को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब RBI की खुद की टीम्स ऐसा सोचने में है, या बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा अर्ज कर रहे हैं कि यार आप ऐसा करो RBI कि आप जो ना एक OMO कंडक्ट करा लो, ठीक है, ऐसा, क्योंकि अभी जो ना मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी क्रंच आ रखा है, थोड़ा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई है अभी कुछ टाइम में, है ना। अभी नवंबर से और ये जनवरी के बीच में अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई है ना। या तो फास्टर लोन दे दिए हैं आपने, हमने, बैंक बोल रहा है, या तो हमने यार बहुत ज़्यादा फास्टर लोन दे दिए हैं लोगों को, तो कंज्यूम हो गया है वो जो लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट के अंदर। और दूसरा है कि आपने एक गलती कर दी है, आपने जो है ना इंटरवेंशन ज़्यादा कर दिया है, आपने फॉरेक्स में अपने रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर बेच के रुपी बाय कर लिया है, तो आपने खुद की लिक्विडिटी कम कर लिया है। तो बैंक यहाँ पर 2 चीज़ बोल रही है कि भाई हमने भी गलती करी है, मैं गलती नहीं करी, हमने भी जो है पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया है, मतलब उसको लोन में दे दिया है, और RBI को बोल दिया आपने भी थोड़ा क्या है, आपने भी क्या है, अपने रुपी को डिफेंड करने के लिए आपने डॉलर बेच दिया बहुत सारा, और जिससे आपने रुपी बाय कर लिया, तो पैसा लिक्विडिटी खत्म कर दी, ठीक है, मार्केट में जो थी। तो आप ऐसा करो, एक OMO ऑपरेशन कर लो, ठीक है। बोल रहे हैं कि 3 से 5 लाख करोड़ का कर लो, ठीक है। तो RBI की स्ट्रेटजी अब क्या बोलती है कि RBI बोल रहा है कि अब कोई रेट कट नहीं करेगा, वो इस आने वाली MPC में कोई रेट कट करने का नहीं सोच रहा है, बट वो एग्रेसिवली पंप करेगा कैश इनटू द सिस्टम, ठीक है, ऐसा सोच विचार है। तो इससे क्या है, द बैंकिंग सिस्टम डेस्परेटली नीड ड्यूरेबल लिक्विडिटी, उनको चाहिए टू इंश्योर दैट द प्रीवियस रेट कट, जो पुराने रेट कट हुए थे, हमें पता है ना लास्ट फेब से और अभी तक हमारे दिसंबर तक 125 बेस पॉइंट रिडक्शन हुआ है, मतलब अभी 5.25% हमारा रेपो चल रहा है, पॉलिसी रेट, ठीक है, इसको रेपो रेट बोलते हैं, रेपो रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेपो रेट को अभी नहीं घटाएंगे, लेकिन हम OMO ऑपरेशन के थ्रू जो है 3 से 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी लाएंगे, ठीक है, क्योंकि
अभी जो ट्रांसलेशन जो आपने प्रीवियसली कट किया है उससे जो है ट्रांसलेशन, चीपर ट्रांसलेशन अभी नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप थोड़ी लिक्विडिटी दोगे हमें तो हम चीपर लोन ट्रांसमिट कर पाएंगे लोगों को, है ना, दे पाएंगे, उससे रियल इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कोर डिमांड क्या हमें पता है कि 125 बेसिस पॉइंट घटा है लास्ट फेब से। ठीक है, बट बैंक जो है अभी बेनिफिट जो है ना फुल्ली बेनिफिट नहीं दे पाया बोरोवर्स को। अभी वो लोन में ट्रांसलेशन नहीं आया, जो ट्रांसलेशन है ट्रांसमिशन है वो नहीं आया। तो आरबीआई को बोला जा रहा है ये तुम ओएमओ कराओ। तो ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओएमओ में क्या होता है, जो आरबीआई है ना ये बाय करता है, बाय करता है गवर्नमेंट, बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, डायरेक्टली किससे? डायरेक्टली किससे करता है? बैंक से कर लेता है, पीडी से, प्राइमरी डीलर से कर लेता है, इंश्योरेंस मार्केट से कर लेता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियों से कर लेता है, म्यूचुअल फंड से कर लेता है। ठीक है, तो इनसे ये बाय कर लेता है और इनको लिक्विडिटी दे देता है। इनको क्या देता है? फ्रेश मनी इनको दे देता है। ठीक है, तो इनके पास अगर लिक्विडिटी आ जाती है अपने बॉन्ड को बेच के, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के, तो हाँ इनके पास अगर लिक्विडिटी आ गई तो ये किसको पास ऑन करेंगे भाई? हम ही तो पास ऑन करेंगे, कंज्यूमर्स को ही पास ऑन करेंगे, कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, है ना। तो ऐसे करके ये चाहते हैं कि भाई कर ले। इसको ही बोलते हैं ओएमओ ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट बाय करता है अपनी गवर्नमेंट। लेकिन हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये तो हमारे हो गए मेन डीलर्स। कभी कभी जो ना रिटेलर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिटेलर कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है उनका, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते। वो गिल्ट अकाउंट, आरबीआई का गिल्ट अकाउंट है उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। एंड गिविंग देम द कैश इन रिटर्न। ठीक है, बैंक को इससे क्या फ्रेश मनी आ जाता है बैंकिंग के अंदर। पर ये ओएमओ करने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो क्योंकि हमने जो ना पहले जनवरी से मतलब दिसंबर से जनवरी में 3 लाख करोड़ के ओएमओ ऑपरेशन किए थे, बट अभी भी सिस्टम बहुत टाइट चल रहा है। क्यों? उन्होंने वही जो मैंने आपको बताया ना कि यार हमने जो है ना, बैंक ने जो ना, क्योंकि बैंक के जो लोन है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो कंज्यूमिंग अवेलेबल कैश, जो पहले कैश था जिससे जो इससे आया था कैश, वो तो यूज़ हो गया। ठीक है, और एक आपकी गलती भी थोड़ी है कि आरबीआई ने क्या किया है? सेल किया है डॉलर अपने रुपये को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, टू मैनेज द करेंसी। बट आरबीआई ने इसी चक्कर में जो है ना रुपये को बाय कर लिया। तो अगर रुपये को बाय कर लिया तो इफेक्टिवली उसने लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर थी वो सक कर ली। तो ये भी इसलिए भी लिक्विडिटी ख़त्म हो गई मार्केट से। तो गोल क्या है भाई? 3 से 5 लाख करोड़ का आप कर दो ओएमओ। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट का जो बोरिंग कॉस्ट है ना, और कॉर्पोरेट का जो बोरिंग कॉस्ट है बॉन्ड से जो आता है इनको पैसा, सॉरी जो ये पैसा देते हैं, तो बोरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट कम होने से क्या होता है? जो यील्ड है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो यील्ड डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि मार्केट प्राइस, क्योंकि अब इनका प्राइस, क्योंकि इनकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि ये जो है बेच गए हैं बहुत सारे, आरबीआई के पास आ गए हैं, मार्केट से कम हो गए हैं। ठीक है, तो जब बॉन्ड्स मार्केट से कम हो जाएंगे तो इनका प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा तो यील्ड जो है वो घट जाएगी, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है इनका। और ट्रांसमिट कर पाएंगे। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सिर्फ इस पर ही बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं कि यील्ड क्यों होती है 1/MP। ठीक है, क्यों होती है, हम ये अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है, इसके अलावा ए ट्रांसमिशन क्या है? इंश्योर बैंक हैव इनफ सरप्लस कैश टू पास ऑन द लोअर, मतलब वही कि अब लोअर रेट में पैसा दे पाएंगे। एक तो जो है ना आरबीआई ने ये भी बोला है कि हम जो है ना पॉज लगाएंगे इस बार रेट कट पे। इसके लिए क्यों ऐसा बोला? क्योंकि डाटा ब्लैकआउट हो गया है अभी आरबीआई के लिए। क्यों? क्योंकि अभी न्यू जीडीपी सीरीज आने वाली है। हमें पता है ना जो हमारा जीडीपी का बेस ईयर है वो चेंज होने वाला है। ये 11/12 था ना यार जीडीपी का। ठीक है, मतलब ये था, है ना, फाइनेंशियल ईयर ये वाला। हाँ सही सही है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2011 था उससे हम चेंज करके फाइनेंशियल ईयर 23 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कमेटी है उसका नाम है विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, जो ये करने वाली है। ठीक है, ये भी और न्यू सीपीआई का भी दोनों का सेम ही है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर है उसको भी है 2024 में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, अभी आरबीआई को इकोनॉमिस्ट जो है ना ये बोल रहे हैं कि आरबीआई थोड़ा वेट करे, देखे, वेट एंड वॉच में रहे और देखे कि जो नया डाटा है वो क्या पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी की, बिफोर चेंजिंग द रेट अगेन। ठीक है, पहले ये हो जाने दो, उसके बाद आरबीआई आगे फैसला ले सकता है। ठीक है, इसलिए रेट कट करने पे रोक लगाई है ना, पॉज किया है। वो ये सेम चीज़ है कि भाई एफएक्स पॉलिसी और लिक्विडिटी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा है, ओएमओ मार्केट तो कर रहा है लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है अपने आप को, करंट ऑपरेशन को जो है।
तो ऑन द अदर हैंड आरबीआई जो है ओएमओ ऑपरेशंस कर रहा है लिक्विडिटी ऐड करने के लिए, और दूसरी जगह लिक्विडिटी खाया जा रहा है कहाँ से, इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट। तो आरबीआई को सजेस्ट कर रहे हैं ये लोग कि यार तुम अपने इंटरवेंशन को थोड़ा कम करो, ज़्यादा इंटरवेंशन मत करो, और थोड़ी लीक होने दो, है ना, टू स्टॉप द लीक ऑफ द लिक्विडिटी, लीक ना हो लिक्विडिटी जो आपने डाली है ओएमओ के थ्रू, ठीक है। जो ओएमओ का असली इंटेंट है उसको इफेक्टिव होने दो, ऐसा बोल रहा है। मार्केट सेंटिमेंट क्या बोल रहे हैं भाई, जो हमारे बैंक है ना अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ना ये अपने बॉन्ड को बेचना चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले प्रॉफिट बुक कर पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, जब जब ये ओएमओ ऑपरेशन होता है, जब ये हुआ था, तो आरबीआई तो बेचना चाहता था 50,000 करोड़ की 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेना चाहता था, है ना, वापस करना, एब्जॉर्ब करना चाहता था। लेकिन कितना देना चाह रहे थे बैंक, 98,568 करोड़ रुपीज़ वापस देना के वर्थ के गवर्नमेंट बॉन्ड देना चाह रहे थे वापस। ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया था इन्होंने, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लुक यही है कि भाई हम देखेंगे पोस्ट बजट के बाद जो 6 में हमारा आएगा एमपीसी, कि हम उसमें लिक्विडिटी पॉलिसी करेंगे ना कि रेट पॉलिसी, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और रेट कट नहीं करेंगे, वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो यही था इसका न्यूज़। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियन ऑयल जो है हमारी IOCL जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ का एक ग्रीन पिवट करने की कोशिश कर रही है। ग्रीन पिवट का मतलब यहाँ पर बताता हूँ, फ्रॉम वो कन्वर्ट करना चाह रही है अपने आप को एक रिफाइनिंग जाइंट से टू द इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेयर। मतलब ये है क्या, ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है ना, रिफाइनर है ये बहुत बड़ा वाला, इंडिया का स्टेट रन रिफाइनर है। तो ये जो है थोड़ा रिन्यूएबल पार्ट भी बनाना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो वही बोल रही हैं ये कि जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है, ये इसने लॉन्च किया है एक मैसिव 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान टू ट्रांजिट फ्रॉम द प्योर फॉसल फ्यूल जाइंट टू द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये ऑयल से भी और रिन्यूएबल एनर्जी से भी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो इन कंपनी का टारगेट क्या है, ये टारगेट याद करना, ठीक है। टारगेट ये है कि 18 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी तक बिल्ड करना चाहते हैं ये बाय 2030। और ये 2 तरीके से करेंगे, एक तो है एसेट को बाय करके, जिनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मेथड से, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें ये एग्जिस्टिंग एसेट को ही बाय कर लेते हैं रेदर देन बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और बाकी जो 6 गीगावाट है उसे 2 टुकड़े में करेंगे, 4 गीगावाट किसी अलग मेथड से और 2 गीगावाट किसी अलग मेथड से, ठीक है। वो हम देखेंगे किससे। इसके अलावा IOCL की जो होल्डिंग ऑन सब्सिडरी है, जो कि ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है, वो उसका नाम है टेरा क्लीन लिमिटेड, वो भी ये IOCL लिस्ट कराएगा बाय 2027 टू 2028, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होंगे, देखो अब ये 18 गीगावाट जो बिल्ड करने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, 2 तरीके से करेगी, या तो बाय करेगी या बिल्ड करेगी, ठीक है। तो जो IOCL है वो 18 गीगावाट को ग्राउंड से नहीं बिल्ड करेगी, कैसे, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी लेगी। तो जो 18 गीगावाट में से जो 12 गीगावाट है वो इनऑर्गेनिक मेथड से करेगी, मतलब सीधे बाय स्ट्रेटेजी करेगी। तो इनका प्लान क्या है, आने वाले 4 से 5 ईयर में IOCL जो है ना 12 गीगावाट की एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एसेट को बाय कर लेगा फ्रॉम द अदर डेवलपर्स, ठीक है, सीधे बाय कर लेगा। लॉजिक क्या है, क्योंकि भाई लैंड एक्विजिशन करना फिर उसके परमिट्स लेना बहुत टाइम लगता है ना, इट टेक्स टाइम, और उतना ही इमीडिएट कैपेसिटी लगती है और रेवेन्यू लगता है, मतलब रेवेन्यू का पार्ट जाता है, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जो ना भी करंट डिस्कशन में हैं मतलब पोटेंशियल सेलर जो ऐसे एसेट को बेचना चाहते हैं, और ये जो मूव है जो OICL करने की कोशिश कर रहा है, ये ONGC ने पहले कर चुके हैं। इन्होंने क्या है ना, ONGC ने पहले आयाना रिन्यूएबल पावर को खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया था, ठीक है। वो सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे 12 गीगावाट की एनर्जी को लेके आएंगे अपने अपने अंडर, ठीक है। बाकी बची 6 क्या है, वो ऑर्गेनिक मेथड से करने हैं, जिसमें बिल्ड स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर 4 और 2 का डिवीजन है। जो 4 है गीगावाट है वो इनकी जो होल्ली ऑन सब्सिडरी है टेरा का क्लीन लिमिटेड, उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। और ये जो है अभी बोर्ड के अप्रूवल में है टू डेवलप द 4 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली करेंगे। लेकिन जो 2 गीगावाट बचे हुए उसे IOCL और NTPC जॉइंट वेंचर की तरह करेंगे, 50-50 जॉइंट वेंचर होगा NTPC का, ठीक है। और ये दोनों मिलके 2 गीगावाट बिल्ड करेंगे। बट ये बात देखने लायक है कि ये जो 2 गीगावाट जॉइंट वेंचर की करने वाले हैं ना, उसमें से जो 2 गीगावाट की एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कौन करेगा, वो IOCL ही करेगा, ठीक है, IOCL ही करेगा। और इससे क्या करना चाहता है, ये अपनी कंपनसेट करना चाहता है, जो कार्बन इनकी रिफाइनरीज प्रोड्यूस करती हैं उसको कंपनसेट करना चाहता है। इट्स लाइकली टू डीकार्बोनाइज इट्स ओन रिफाइनरी, ठीक है, वैसे करके उसे कंपनसेट करेगा। अभी इनका फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अभी देखो नॉर्मली क्या है,
ये बहुत मैसिव कैपेक्स है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैसिव है, तो ये एकदम तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टोल पड़ेगा बैलेंस शीट पे इनकी। तो ये जो है ना धीरे-धीरे करेंगे, मतलब लगभग 5 साल में बोल रहे हैं, 5 साल में करेंगे। तो अगर हम एक जनरल आइडिया देखें तो अगर मुझे 1 गीगावाट ऑफ ग्रीन पावर क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए मुझे रफली कॉस्ट आता है 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है? और ये क्या कर रहे हैं, ये 12 गीगावाट की एक्विजिशन भी करने वाले हैं। तो भाई एक्विजिशन में क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ठीक है? और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने पता ही है 1 लाख करोड़ का है, ठीक है? तो फंडिंग कैसे करने वाले हैं? भाई मिक्स्ड स्ट्रक्चर होने वाला है, कुछ पार्ट इक्विटी से आएगा, कुछ पार्ट ये लोन या डेब्ट की फॉर्म में लेंगे। तो जो इक्विटी है वो उनकी खुद की बैलेंस शीट में आएगी, कैश फ्रॉम द आईओसीएल, है ना? तो 30,000 करोड़ रुपए ये अगले आने वाले 5 साल के अंदर करने वाले हैं और डालने वाले हैं, इन्फ्यूज़ करने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और बाकी के जो 70,000 करोड़ रुपए हैं वो जो है ना डेब्ट से या प्रोजेक्ट फाइनेंस से लेंगे, ठीक है, विच इज़ स्टैंडर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी नॉर्मली हमारा कौन सा है, नैब फिड, उनसे 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 लेंगे, ठीक है, फिड पॉसिबल है, मतलब मुझे भी नहीं पता कि कौन उसका वो बैंक होने वाला है, किस तरीके से वो डेब्ट को लेने वाले हैं, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल स्पेंड खर्चा आने वाला है वो 30,000 से 35,000 का आएगा एनुअली ऑन द कैपेक्स। तो ये बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए पर ईयर अगर देंगे, जो कि 15 से 16% है एनुअल कैपेक्स का, ये रिन्यूएबल को देने वाले हैं ना, ये मॉडेस्ट है और मैनेजेबल है, कर सकते हैं भाई ये, इससे जो ना इतना डेंट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे इनकी, ठीक है, दिक्कत नहीं है। मतलब स्ट्रेटजी क्या है, रिफाइनिंग टू रिन्यूएबल्स। तो अभी रिफाइनिंग से रिन्यूएबल की तरफ पिवट करने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ लास्ट ईयर से जो है ना, ये आईओसीएल जो है अपनी ऑयल रिफाइनरी को डोमिनेट कर रहा था, मतलब वहाँ पर वो एक्सपेंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रोग्राम यहाँ पर भी निकाला था। तो अभी क्या है, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये खत्म होने वाला है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। तो जो कैपिटल ऑफ फ्री बचेगी इनके खुद के प्रॉफिट में से या इनकी खुद की बैलेंस शीट में से, वो उस प्रॉफिट को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं रिन्यूएबल्स में, ठीक है। तो द कैपिटल प्रीवियसली जो यूज़ करी गई थी ऑयल रिफाइनरीज के लिए, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी या पेट्रोकेमिकल या गैस की तरफ शिफ्ट होगी। जो आईओसीएल के चेयरमैन है एएस शाह ने, उन्होंने ये बोला है कि जो न्यू और ड्यूरेबल रिन्यूएबल स्ट्रीम रेवेन्यू स्ट्रीम है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिल्ड करना, क्योंकि ग्लोबल जो ऑयल डिमांड है वो स्लो हो रही है और आईओसीएल अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाना चाहता है, फुल प्रूफ बनाना चाहता है, फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहता है अपने बिजनेस मॉडल को, ठीक है। वैल्यू अनलॉक करने वाले हैं आईपीओ प्लान से, क्योंकि ये इनकी जो खुद की टेरा क्लीन सब्सिडरी है, होल्डी ऑन सब्सिडरी है, ये जो है ना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे 2027-2028 फाइनेंशियल ईयर 28 में, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती है ना, इनका पी रेशियो बहुत हाई होता है। मतलब अगर $1 की अर्निंग करना चाहते हैं ये लोग, तो मतलब ये जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं कंपनी को, ठीक है। तो उससे वो पैसा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रेदर देन द ट्रेडिशनल ऑयल कंपनी। उनका पी वैल्यूएशन थोड़ा कम होता है। बाय सेपरेटिंग द ग्रीन बिजनेस एंड लिस्टिंग इट तो आईओसीएल जो है ना एक अच्छा जो है ना पैसा इकट्ठा कर पाएगा, फ्रेश कैपिटल कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ भी खत्म होती है। अगली आती है नीति आयोग और टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो है ना लिंकिंग पीएलआई इंसेंटिव टू बैटरी रिसाइकलिंग, ठीक है। देखो इसमें मैं थोड़ा सा बस ओवरऑल का आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो पीएलआई क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो एक कंपनी अगर उसने कुछ पर्टिकुलर मटेरियल बनाया, मान लो बैटरी के सेल बनाने पे, एसीसी बनाने पे आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर साल के अंदर एक थ्रेशोल्ड से अबव पैसा प्रोडक्शन किया, तो उस पे आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा जो कि गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो नीति आयोग और टेरी बोल रहे हैं भाई ये तो मिलता ही है सबको, है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो ना एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर ये जो कंपनी है जो ये एसीसी बना रही है ना, जो केमिकल बैटरी बना रही हैं, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी बना रही हैं, अगर ये बनाने में एक रिन्यूएबल मतलब रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करें इनको बनाने में, तो इनको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो यही बोलने की कोशिश कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो जो कंपनी ये बना रही है उसका तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, लेकिन जब ये बैटरी बन जाती है और फिर जब ये ख़राब हो जाती है, इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तो ये रिसाइकलिंग में जाती है। तो अगर रिसाइकलिंग में जाएगी और वहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल्स होंगे, तो ये जो दूसरी कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग कंपनी है, वो भी ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मटेरियल
को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और फिर वहाँ से दोबारा से ये इनको भेज देंगे और फिर ये दोबारा से बैटरी बनाएंगे। तो ऐसे करके एक रिसाइकलिंग वो बन जाएगी। तो कंपनी भी ग्रोथ करेगी और रिसाइकलिंग कंपनी भी ग्रोथ करेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि सेम इन्होंने वो सेम चीज़ है। द प्रपोजल सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड ना करे कंपनी को कि अगर वो मेक कर रही है बैटरीज इन इंडिया, ठीक है, बट उनको और ऑफर करें एडिशनल इंसेंटिव अगर वो रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इफेक्टिवली एम्स टू टर्न इंडियन अमाउंटिंग ई वेस्ट, जो इंडिया का जो बढ़ता हुआ ई वेस्ट है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट में कन्वर्ट करने का और रिड्यूस करना रिलायंस जो हम चाइना से भाई ये क्रिटिकल मिनरल्स मंगाते हैं, लिथियम, कोबाल्ट और निकल ये सब मंगाते हैं, इस पर डिपेंडेंसी कम करने का, ठीक है। द कोर प्रपोजल क्या है? ग्रीन कंडीशनलिटी फॉर PLI। द PLI स्कीम रिवॉर्ड मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन द, नॉर्मली PLI में क्या होता है, आउटपुट बेस्ड हमें वो मिलता है, हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन किया और एक थ्रेशोल्ड से ऊपर किया तो हमें इंसेंटिव मिलेगा। पर नीति आयोग क्या बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है ACC का, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स का, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको सॉफ्ट बोलते हैं, इफ़ दे इनकॉर्पोरेट रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल इनटू देयर प्रोडक्शन लाइन। तो इससे क्या है, ये एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर पाएंगे मार्केट में फॉर द रिसाइकल्ड मिनरल। और अगर जो बैटरी है, द बैटरी मेकर्स आर पेड टू यूज़ द रिसाइकल्ड लिथियम कोबाल्ट, तो जो रिसाइकल इंडस्ट्री है वो भी प्रॉफिटेबल होगी, वही सेम जो मैंने आपको बताई, ये भी बूस्ट करेंगे, वही बूस्ट करेंगे, तो एंटायर इकोसिस्टम भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। द अर्बन माइन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो जनरल केस क्या है भाई, पोटेंशियली हमारे यहाँ पर लगभग 51,000 करोड़ रुपीज़ का ई वेस्ट जनरेट होता है हर साल। कैपेसिटी क्या है, नॉर्मली हम 60% उस वो जो मटेरियल है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इंडिया की, सिर्फ 18% ही वो रिकवर कर पाती है, ठीक है। तो गैप क्या है, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लॉस हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, कबाड़ी वाला जो है ना वो बहुत क्रूड और इनएफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं और इसकी वजह से सिर्फ बेस मेटल को ही रिकवर कर पाते हैं जैसे कॉपर, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं जिस पे हमारी डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंट है चाइना पे, एंड कॉजिंग द पॉल्यूशन, दोनों चीज़ें करते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर। तो उसको फॉर्मलाइज करने के लिए अब मैं थोड़ा आपकी डायरेक्शन इस चीज़ पे लेके आता हूँ। ये एक स्कीम है जो लास्ट ईयर आई थी, ठीक है। तो ये स्कीम इससे रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने पढ़ी थी ये स्कीम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लगी मेरे को। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये पेरेंट मिशन था, इसके अंदर मिशन था कि हम जो स्क्रैप्ड मटेरियल है, जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसमें से कैसे स्क्रैप कर पाएँ प्रॉफिटेबल मटेरियल, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स को। तो उसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वैसे मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, NCMM की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं ये वाली स्कीम डिस्कस करूँगा, अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। तो उसका टोटल बजट आउटले कितना था, 1500 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इसका टाइम था 6 ईयर के लिए। प्राइमरी गोल था इनकी अर्बन माइनिंग करना, कि वो क्रिटिकल जो ई वेस्ट है, बैटरी है, उसको रिकवर कर पाए रेदर देन माइनिंग करके जो अर्थ से निकालते हैं। तो इससे क्या है, रिड्यूस होगी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको देख रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें कैसे पैसा देने वाले हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसे लग सकती हैं, मतलब इनडायरेक्टली इसके थ्रू फैक्ट्री लगाना है, ठीक है। तो भाई इनिशियली जो ना कैपेक्स की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, जिसमें मशीनरी कॉस्ट आता है। तो ये बोलिए जो टोटल प्लांट का और मशीनरी का जो कॉस्ट है उसका 20% ये सब्सिडाइज करेंगे, ठीक है। पर्पस क्या है कि अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ बाइंग द एक्सपेंसिव रिसाइकल टेक्नोलॉजीज वो रिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। और ये जो है ना थोड़ा टाइम डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक टाइमलाइन से, अगर आपने 18 से 24 मंथ में किया तो ही इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने और लेट किया तो वो जो सब्सिडी है ना अपने आप ही ड्रॉप होती रहेगी, 17%, 14%। आपको एक टाइम लाइन के अंदर पूरा का पूरा बना के क्रिएट कर देना है अपना कैपेक्स, ठीक है, अपनी फैक्ट्री बना देनी है। फिर जब फैक्ट्री बन गई तो उसको ऑपरेशन भी तो करना पड़ेगा, उस पर ऑपरेशनल भी तो रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए ऑपरेशनल सब्सिडी दी है जो कि लिंक्ड है किससे, सेल से। तो पर्पस क्या है कि भाई आपने एक बार कंपनी बना दी तो अपने मिनरल को सेल भी तो करना है, सिर्फ सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है ना फैक्ट्री को, ठीक है। तो ये जो है 2 ट्रांच में दिया जाएगा, अगर पहले 2 साल कंप्लीट होने पे 40% मिलेगा, फिर 5 साल होने पे 60% मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल सेल, ठीक है, ऑफ द रिकवर्ड मटेरियल। लार्ज प्लेयर जो है उनकी मैक्सिमम सेलिंग क्या है पर कंपनी, 50 करोड़ रुपीज़ मिलेगी अगर वो ग्रुप ए की कंपनी है। ग्रुप ए का मतलब उनका रेवेन्यू 200 करोड़ से ऊपर है। अगर उनका रेवेन्यू 200 करोड़ से नीचे है तो वो ग्रुप बी की कंपनी है। उनका जो उनको जो इंसेंटिव मिलेगा
उनका जो मैक्स सीलिंग है लाइक स्टार्टअप और एमएसएमई वो है 25 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इन जो ग्रुप हैं उनका मैक्स ओपैक्स कितना हो सकता है 10 करोड़ रुपीज़ और इनका 5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया, मैं बाद में इसको अच्छे से बताऊंगा। इसी स्कीम के अंदर टारगेट ये भी है बाय 2030 ये 2,70,000 टन का कैपेसिटी का पूरा प्लांट क्रिएट कर देंगे जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी रखेगा। मिनरल कितना करने वाले हैं 40,000 टन, ठीक है, डोमेस्टिकली पर ईयर। और अट्रैक्ट करेंगे 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जनरेट करेंगे 7,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है, लेकिन हम फ्यूचर में अच्छे से करेंगे। अभी आते हैं न्यूज़ पे, अब हम वापस न्यूज़ पे आ गए, ठीक है, नीति आयोग और टेरी वाली न्यूज़ पे। तो अभी नीति आयोग ने क्या सजेशन दिए हैं कि वो ये पर्टिकुलर इंसेंटिव है और टू द बैटरी रिसाइकल कर पाए, कैसे एक्सपैंड कर दिया है ईपीआर का स्कोप। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करंटली कवर्स बेस मेटल। तो ये लोग जो है ना सिर्फ से गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम यही कवर करते हैं, लेकिन ये हाई वैल्यू मिनरल्स को नहीं करते जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर स्कोप है अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी फोर्स हो जाएंगे कि प्रोड्यूसर्स को रिकवर करना है ये चीज़ें भी। और ईपीआर को जीएसटी के साथ भी, जीएसटी नेटवर्क के साथ ईपीआर पोर्टल को जीएसटी के नेटवर्क के साथ भी लिंक कर दो, तो ये फ्रॉड करने से बचाएगा। तो कंपनी जो है ना क्लेम तो करती है कि उन्होंने वेस्ट को रिड्यूस किया है, वेस्ट रिसाइकल किया है, पर एक्चुअली करती नहीं है। तो जीएसटी इनवॉइस जो है ना ये डिजिटल प्रूफ देगा जेन्युइन रिसाइकलिंग का, ठीक है। केमिस्ट्री वाइज नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट को हर बार ये हर एक पर्टिकुलर बैटरी का, उसके सेल्स का, उनको जो ना केमिकल कंपोजिशन निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो एक जो रिसाइकलर है उसको ये पता होगा कि भाई टारगेट कहाँ करना है, कौन सी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको पहले से ही पता होगा ये चीज़, इसलिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। और अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करेगी, अपडेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ IS 16046, जिसमें इन मैंडेटरी है टेस्टिंग फॉर द केमिकल कंपोजिशन। इससे क्या है कि जो रिसाइकल बैटरी है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्योर स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगी बिफोर री एंटरिंग द मार्केट, ठीक है, जो रिसाइकल बैटरी है। तो ये चीज़ें रिकमेंड करिए नीति आयोग और टेरी के प्रपोजल में, ठीक है। अभी क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट थी वो रिलीज हुई थी इंडिया मटेरियल रिसाइकल कॉन्फ्रेंस में 2026, नॉट जस्ट टू फ्रेम एज एन एनवायरमेंटल इशू बट एक नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए। तो अगर हमारा खुद का एक सेकेंडरी रिजर्व होगा इन रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, लिथियम और कोबाल्ट के लिए। तो हम कैसी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम पहले लो रॉ मटेरियल उसे बनाओ और फिर डिस्पोज कर दो। हम इससे मूव करके पहले लो बनाओ फिर उसको दोबारा से यूज़ करते जाओ, इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EU सस्पेंड्स जीएसपी होता है जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस बेनिफिट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो देखो दो चीज़ें इसमें साइमल्टेनियसली चलेंगी भाई। देखो ऐसा होता है, जीएसपी क्या होता है, थ्रू जिस जीएसपी जो EU है ना वो बोलता है कि जो भी ये EU क्या है, EU है एक एडवांस इकोनॉमी, और हम क्या है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, EMEM, ठीक है। इंडिया ये बोलता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं या छोटे लोग हैं, छोटी कंट्रीज हैं जो जिनको सपोर्ट चाहिए, हेल्पिंग हैंड चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया को चाहिए फॉर एग्जांपल, वैसे नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, लेकिन तब भी चाहिए। तो इंडिया को थोड़े हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो इस स्कीम के थ्रू जब यहाँ के एक्सपोर्टर्स इधर मटेरियल बेचने की कोशिश करेंगे, यहाँ के एक्सपोर्टर्स मटेरियल बेचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना वो बहुत रिड्यूस कर देगा, EU रिडक्शन हो जाएगा इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि यहाँ के एक्सपोर्टर इंडिया को ग्रोथ देना चाहता है, क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, तो उसको बढ़ाना चाहता है। तो वहाँ के एक्सपोर्टर्स को जब यहाँ का एक्सपोर्टेड मटेरियल इधर जाएगा तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी है, मतलब टैरिफ है, इनडायरेक्टली वही टैरिफ वो कम कर देगी सेलेक्टेड मटेरियल पे। तो पहले इंडिया के एक्सपोर्टर्स इस स्कीम के थ्रू मज़े लेते थे, मतलब फ़ायदा होता था उनको, उनके लिए जो इफेक्टिव टैरिफ था वो कम हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, EU ने सस्पेंड कर दिया हमारे लिए ये स्कीम, जो हमें इससे बेनिफिट मिलता था जीएसपी का, फॉर द वाइडर रेंज ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब बहुत सारी मटेरियल को, बहुत सारे सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया और उनको ग्रेजुएट कर दिया, मतलब बाहर फेंक दिया इस स्कीम से। कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। इसका मतलब क्या है, जो पहले इंडियन एक्सपोर्टर टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड मेटल में
बहुत सारे डिस्काउंट इंपोर्टेड ड्यूटीज रिसीव करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। वाइल सेलिंग द मटेरियल टू द EU दे मस्ट नाउ पे द फुल टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है इन लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट देखो यहाँ पर जो है ना दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बड़ा काम पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स थोड़ा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? गवर्नमेंट बोल रहा है भाई ये कोई ज़्यादा नया इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बहुत टाइम से EU जो है हमें सस्पेंड कर रहा है, इस बहुत सारे सेक्टर को हमारे सस्पेंड कर चुका है। बस ये जो है ना जो पहले हो चुका है, ये हो चुका है, बस इसको एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इन पे पहले से ही लगा हुआ था, ठीक है, इनको पहले से ग्रेजुएट कर रखा था, ये बाहर पहले से ही थे, बस वो जो है उसका टाइम इंक्रीज कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो भाई कोई नई चीज़ थोड़ी ना है हमारे लिए। इंडियन गवर्नमेंट बोली हमारे लिए नहीं थोड़ी ना है, पहले से तुम कर रखे हो, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपोर्टर बोल रहे हैं यार हमारे लिए प्रॉब्लम है, माना कि हमने पहले से ही इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर रखा है, इस प्रॉब्लम को अब्जॉर्ब कर रखा है, क्योंकि बहुत टाइम से चलती आ रही है। लेकिन अभी जो है एक और चीज़ आ गई है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये न्यू यूरोपियन कार्बन टैक्स के साथ भी जुड़ गई है। ठीक है, एक ये नई प्रॉब्लम तो थी और ये प्रॉब्लम और इसकी डेडलाइन और एक्सटेंड हो गई, तो दिक्कत दोनों तरफ से आ गई। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जो एक्सपोर्टर्स हैं थोड़े डरे हुए हैं। तो GSP क्या है? GSP एक ट्रेड प्रोग्राम है जहाँ पर डेवलप कंट्री जैसे EU जो है, EU जो है वो हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करती है, हेल्प की तरह वर्क करती है और डिस्काउंट देती है, लोअर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ करती है टू हेल्प देम ग्रो द कंट्रीज लाइक इंडिया। पर ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? EU को अब ये लगता है कि भाई ये जो सेक्टर है, ये यहाँ पर जो ये वाली कंट्री है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, हाईली कॉम्पिटिटिव हो गई है इस सेक्टर में। तो इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेक्सटाइल और केमिकल। तो EU ने बोला कि भाई इनको ग्रेजुएट करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। तो इस स्कीम से हमें निकाल दिया, जिसकी वजह से क्यों क्या बोला कि हम तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है टू कम्पीट विदाउट आवर हेल्प, हम कर सकते हैं कम्पीट विदाउट आवर हेल्प। तो इससे तो EU हैज़ डिसाइडेड द कंट्रीज लाइक टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें, तो अब जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, अब कॉम्पिटिटिव है हमारी ये सेक्टर्स। अब हमें टैरिफ डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा EU बोल रही है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो इससे क्या है, जो हमारा 20% का एडवांटेज था पहले, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लॉस हो जाएगा हमें। ठीक है, थोड़ा लॉस होगा, जो हम पहले से ही एब्जॉर्ब कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियसली GSP जो है इंडियन एक्सपोर्टर पहले एंजॉय करते थे 20% रफली ड्यूटी रिडक्शन। जो अगर मान लो कोई शर्ट है हमें बेचनी है, पहले नॉर्मली 12% पे होती थी, लेकिन हमारे लिए इस स्कीम के थ्रू 9.6% पे होती थी। ठीक है, लेकिन अब हमें पूरा का पूरा 12% ही पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है और प्राइस मार्जिन है उसको भी रिड्यूस करेगी। और जो कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश और वियतनाम, जो दूसरी डिफरेंट स्कीम के थ्रू एक ज़ीरो ड्यूटी और हाई प्रेफरेंशियल एक्सेस ले रही हैं EU के अंदर, तो उसके कंपेरेटिव हमारा जो गुड है, हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है वो थोड़ी कॉस्टली दिखेंगी, नॉन कॉम्पिटिटिव दिखेंगी। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव दिखेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का क्या व्यू है? गवर्नमेंट बोल रही है भाई हम काम हैं, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ शॉक। ठीक है, भाई EU जो है 2016 से ही हम पे ये चीज़ें हमें सस्पेंड करे जा रही है, और 2023 में तो सिग्निफिकेंटली वाइडर नेट क्रिएट कर दिया था। ठीक है, पर ये जो 2026 से 2028 वाला है, ये तो बस एक फॉर्मल एक्सटेंशन है, हम तो पहले से ही एब्जॉर्ब कर चुके हैं। द मार्केट दे आर्ग्यू हैज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब दिस प्राइस हाइक, पहले से हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी दिक्कत क्या हो रखी है, द इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स का क्या कंसर्न है कि नियरली 87% जो इंडिया के एक्सपोर्ट है EU को जो जाते हैं बाय वैल्यू, वो जो है आउटसाइड है दिस GSP नेट। अगर वो GSP नेट के अंदर होते तो फ़ायदा होता ना इंडिया को। लेकिन अभी जो 13% जो मोस्टली एग्रीकल्चर लेदर सेक्टर है वो इस बेनिफिट को ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये 87% ले पाते तो ये बहुत कम परेशानी होती है हमें, जो हमारे पे अभी 50% का टैरिफ लगा रखा है US ने, तो हमें फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। पर ये लोग हैं बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग ख़राब है, क्योंकि ये चीज़ हमें हर्ट करेगी, क्योंकि ये कोइंसाइड हो गई है किसके साथ? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के साथ, जो कि 1 जनवरी से लागू हो चुका है। इसका मतलब डबल टैक्सेशन लगेगा हम पे मेटल्स पे, तो यही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बिगर पिक्चर भाई क्यों EU ने ये चीज़ करी, ये भी एक गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हम पे प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, ये GSP से हमें हटा के, कि भाई हम जो है ना जल्दी से इनके साथ FTA कंक्लूड करें। और क्योंकि हमारा अगर एक बार हमने EU के साथ FTA साइन कर लिया, तो जो GSP से सस्पेंशन है ये इररिलेवेंट बन जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड FTA वुड परमानेंटली स्लैश द ड्यूटीज टू ज़ीरो हो जाएंगी फॉर द एग्रीड सेक्टर। तो बाईपासिंग दिस GSP रूल एंटायरली, दिस मेक्स कंक्लूडिंग द इंडिया EU FTA मोर अर्जेंट बना देगा देन बिफोर, और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा ये। तो ये भी गेम खेल रहे हैं EU वाले।
अब अगला चलते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पॉलिसी टू प्रोडक्शन। तो अभी क्या हुआ है, हमारी एक फिजिकल हम जो है ना, अब जो है ना किस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन से फिजिकल आउटपुट की तरफ आ रहे हैं। कैसे, जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, प्लांट है जो सानंद के अंदर है गुजरात, इज सेट टू बिगिन, वो अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है लेट फरवरी, ठीक है। दिस मार्क्स अ पिवटल मूवमेंट वेयर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकॉन मिशन मूव्स फ्रॉम थ्योरेटिकल से, अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, फ्रेमवर्क था, अब ऑपरेशनल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जो हमारी आने वाली 4 नई फैसिलिटीज़ हैं उसमें से ये एक पहला पायलट प्रोडक्शन है जो कॉमर्शियली ऑपरेशन करने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो इन लोगों ने कैसे डिफाइन किया इस चीज़ को, मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, ये इतना ही हार्ड था हमारे लिए अचीव करना जितना अगर कोई बंदा महाभारत और रामायण को एक साथ एक सिंगल ग्रेन ऑफ राइस पे लिखने की कोशिश करे, उतना हार्ड था हमारे लिए, ठीक है। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बताता है कि हाँ भाई हमने बहुत कुछ अचीव करा है, इसमें एक हिस्ट्री है इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको जो है ना एक पाथ दिया है, यहाँ पर वो अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन कर पाएंगे। फेज़ 1 में 28 नैनोमीटर की चिप्स क्रिएट करेंगे जो कि मैच्योर नोड्स के लिए या ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल रहेगी। फेज़ 2 के अंदर 7 नैनोमीटर की करेंगे और फेज़ 3 के अंदर 3 से 2 नैनोमीटर तक जाएंगे, जो कि कटिंग एज लॉजिक्स हैं फॉर स्मार्टफोन और एआई, ठीक है। तो हम डिज़ाइन से मेक शिफ्ट में होने वाले हैं, और हम पहले क्या होता था, जो ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ होती थी ना, ये पहले से डिज़ाइन कर चुकी हैं 2 नैनोमीटर वाली चिप्स, और ये आके इंडिया में बेचती थी। तो अब हम अपना खुद का लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करना चाहते हैं, खुद का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं विद इन इंडिया, और इनके जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ का जो लूप है उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वो यही बोल रहा है। अगला अगला बोल रहा है जियोपॉलिटिकल ट्रस्टेड अलायंस। देखो भाई बहुत टर्बुलेंस क्रिएट हो रखा है अभी, जियोपॉलिटिकल हेडविंड बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कभी यूएस ग्रीनलैंड का टेंशन चलता है, कभी यूएस और हमारा वेनेजुला का टेंशन चलता है, कभी यूक्रेन रशिया का टेंशन चलता है ना। तो बहुत सारा टेंशन है, बहुत टर्बुलेंस है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, बहुत तबाही मचा के रखे हुए हैं इस टाइम पे। तो हमें जो है ना, एक इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, वो इंडिया जो है ना सिंगल सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहता, जो कि है चाइना, उस पर रिलाई नहीं करना चाहता, खुद एक मल्टीलेटरल वैल्यू चेन बनना चाहता है और इन की अलायंस की तरफ बढ़ना चाहता है। मतलब अपना मार्केट इनको भी देना चाहता है, इनको भी देना चाहता है, इनको भी देना चाहता है, सबको देना चाहता है ना, अपने मार्केट को ब्रॉडन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेट करना चाहता है वो इंडियन इकोनॉमी को फ्रॉम जियोपॉलिटिकल शॉक्स बाय हैविंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी स्टैक। अगर हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी स्टैक रहेगी, डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और R&D कैपेबिलिटीज होंगी, तो हम ये कर सकते हैं आराम से। तो यही इनका वो है, सिक्योरिंग द रो, क्योंकि हम जो ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है ना 68 to 70% जो है ना चाइना की डोमिनेंसी है इस पर, ठीक है। तो अब यही चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना ये मिनरल की शॉर्टेज ना हो बिल्कुल भी, बट द शॉर्टेज ऑफ प्रोसेसिंग नॉर्मली, देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास जो है ना रेयर अर्थ मिनरल की शॉर्टेज नहीं है, इंडिया के पास भर भर के है, ठीक है। लेकिन उसको रिफाइन करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास नहीं है अभी, और वो सब कुछ चीज़ें जो है ना चाइना के पास है। तो चाइना इसलिए डोमिनेंसी रखता है, ठीक है। अभी यूएस भी अगर अपना मिनरल निकाल लेना, उसका मिनरल भी निकाल ले, मोनाजाइट निकाल ले, मोनाजाइट होता है मिनरल, ठीक है, वो निकाल भी ले मोनाजाइट, उसके बाद भी यूएस को और इंडिया को जो है ना चाइना भेजना पड़ेगा कि वो रिफाइन करके हमें मटेरियल दे। तो भाई चाइना पे बहुत डिपेंडेंसी है हमारी, वो यही बोल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, इंडिया इज फोर्सिंग, इंडिया जो है ना और लोगों के साथ अलायंस क्रिएट कर रहा है, जो कि वो खुद की प्रोसेसिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए इन द रेसेंट समिट जो यूएस में हुई थी, और वहाँ पर वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रेड इनपुट क्रिएट कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रंटियर क्या है कि एआई में भी वो अभी, हाँ, फरवरी में जो है नेक्स्ट मंथ में एआई इम्पैक्ट समिट आने वाली है, और वहाँ पर भी हम इस चीज़ों को इंडिया बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा है ना, ऐसा है। तो ROI ऑन एआई, तो मूविंग बियॉन्ड द हाइप टू अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल इकोनॉमी इम्पैक्ट एंड वैल्यू जनरेशन फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ अवेलेबल मॉडल, है ना। हम जो ना अश्विनी वैष्णवा ने यही बोला अभी दावोस में जो मीटिंग चल रही थी, कि हम जो है ना, हम पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एआई मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हैं जो सीधे डायरेक्टली हेल्प करें, ना कि बहुत सारे पूल बना दें एआई का और फिर उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, है ना। मतलब हम कंसंट्रेटेड वर्क करना चाहते हैं। तो वो इन्होंने यही बोला अभी वैष्णवा ने, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहते हैं कि भाई वो सिर्फ एलिट लोगों के लिए ये एआई टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल ना हो, पूरी सोसाइटी के लिए हो, ठीक है। और सेफ प्रोटोकॉल क्रिएट करना चाहते हैं कि उससे कोई सोसाइटल हार्म ना हो विदाउट स्टिफलिंग इनोवेशन, ठीक है। ये लास्ट है रीन्यू एनर्जी जो कंपनी है, इसने $600 मिलियन का बॉन्ड उठाया है, मतलब बॉन्ड इशू किया है फ्रॉम गिफ्ट सिटी IFSC गुजरात, ठीक है।
तो जो रीन्यू एनर्जी ग्लोबल है, ये इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है, जिसने अभी सक्सेसफुली $600 मिलियन का डॉलर डोमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली कंपनी है जो डॉलर डोमिनेंट इश्यूएंस ले रही है, ठीक है। दिस इज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कहाँ पर, गिफ्ट सिटी IFSC के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एवर कॉर्पोरेट डॉलर बॉन्ड इशुएंस फ्रॉम द गिफ्ट सिटी IFSC सेंटर से, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक गोल है फाइनेंशियल एफिशिएंसी क्रिएट करने का। यहाँ पर आरई क्या करना चाहती है, आरई जो है ना अपना लोन स्वैप करना चाहती है, ठीक है, अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करना चाहती है, इसलिए इन्होंने लोन लिया है। ये क्या इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये जो ना डेप्थ स्वैप करना चाहते हैं। जो यहाँ के CFO हैं कैलाश वासवानी, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा ओल्ड डेप्थ था वो जो है ना इतने का था, बर्डन ऑफ $525 मिलियन का था, जो उन्होंने 2023 में लिया था। पर वो थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट था, जो कि 7.95 का लिया था। तो अब क्या बोल रहे हैं, हम नया डेप्ट लेने वाले हैं, जो कि हमें चीपर रेट पे मिलेगा 6.50 पे, और हम इसको स्वैप कर देंगे। तो हमें फाइनली 6.5% पे देना पड़ेगा, ठीक है। हम नए लोन खरीद के, नया लोन लेके ओल्ड लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग द न्यू चीप मनी टू पे द ओल्ड एक्सपेंसिव मनी, जो कि जुलाई में ड्यू होने वाला है, ड्यू हो गया था, विच वॉज ड्यू इन द जुलाई। तो आर रिन्यू इंस्टेंटली अपना इम्प्रूव करना चाहती है प्रॉफिटेबिलिटी, और कम करना चाहती है इंटरेस्ट आउटफ्लो। तो जो एक्स्ट्रा कैश है ना जो इसमें मिलेगा, उससे ये अपने और डेब्ट्स को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है, फर्दर रिड्यूस करेंगे। रेगुलेटरी माइलस्टोन क्या है, ये जो है ना एक मेजर विन है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए। भाई नॉर्मली जो कंपनी होती हैं वो डॉलर बॉन्ड को अगर रेज करती हैं, वो टिपिकली उनको लिस्ट करना पड़ता है इन एस्टेब्लिश ऑफशोर हब लाइक सिंगापुर और लंदन। तो ये पहली बार है जो हमारी जो इशू बॉन्ड हुआ है गिफ्ट सिटी के गुजरात के अंदर, वो रिन्यू ने वैलिडेट किया है कि इंडिया ओन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, कि भाई अब इंडियन कंपनी भी रेज कर सकती हैं पैसा बॉन्ड इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, टेक्निकली एंड ऑफशोर जोन में, विद द सेम ईज, जैसे हमारी ग्लोबल हब्स करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही है। और ये पाथ दिखा रही है और आने वाली कंपनीज़ की, इंडियन कंपनीज़ की, जो सेम तरीके से बॉन्ड इशू करके पैसा कमा सकती हैं, मतलब पैसा उठा सकती हैं। दिस सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर अदर इंडियन कॉर्पोरेट टू फॉलो, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, मार्केट सेंटिमेंट, हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो भाई जब इन्होंने अपना ये सब्सक्रिप्शन किया था, मतलब इशू किया था बॉन्ड, तो मैसिव डिमांड थी। क्या डिमांड थी, ये इनका जो ₹1 का बॉन्ड था, लोग जो है उसे $3 में खरीदना चाहते थे, ठीक है। तो एक्सेसिव जो $2 बिलियन है फॉर दिस इशू, इन्होंने मतलब एक्सीड कर दिया है। तो प्राइस टाइटनिंग हुई है, जिसकी मतलब क्योंकि डिमांड बढ़ गई, तो इन्होंने बोला कि यार अब जो पहले हम तुम्हें यील्ड 6.87 देने वाले थे, अब वो नहीं देंगे, अब देंगे कम। तो इनका फ़ायदा हुआ, मैसिव सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा हुआ इनको, को कम सस्ती बोरिंग मिल गई, ठीक है। अब आता है क्रेडिट वर्थीनेस एंड फिच रेटिंग। भाई लेकिन फिच रेटिंग ने बोला कि तुम्हारी जो रेटिंग है ना BB नेगेटिव है, वाइल द BB नेगेटिव इज टेक्निकली जो है नॉन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, जंक बॉन्ड बोलते हैं उनको, जंक बॉन्ड टेरिटरी होती है। लेकिन क्योंकि इनका खुद का एक मैसिव पोर्टफोलियो पहले से ही है 18.5 गीगावाट का अक्रॉस द 10 स्टेट, तो दे आर द परफेक्ट कंपनी और स्टेबल कंपनी। फिश ने बोला द कंपनी एबिलिटी टू सर्विस द डेप्ट, मतलब वो अपने डेप्ट को सर्विस कर पाएंगे, टू रिमेन स्टेबल अराउंड 1x, मीनिंग वो उतना पैसा जनरेट कर पाएंगे जितना वो अपने डेप्ट को पेमेंट करने में, सर्विसिंग करने में लगेगा, ठीक है, वो कर पाएंगे। इंप्रूविंग रिसीवेबल्स, गेटिंग पेड फास्टर, रिसीवेबल्स को इंप्रूव कर पाएंगी, और लार्जर ऑपरेशन कैपेसिटी बना पाएंगे, और स्ट्रेंथन कर पाएंगे अपनी कंपनी की लिक्विडिटी को, ठीक है। तो आज की उसमें बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर सेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना वीडियो, है ना। थैंक यू।